अ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। जी सर। आज इस ऑनलाइन वेबिनार में हम प्लैनेट्स टॉक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका अध्यक्षता फॉर्मर इसरो अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनी है और 9 लोग उसमें रहे और बीजेपी के वो मैनिफेस्टो में भी थी। और जब उसका फाइनल ड्राफ्ट 2019 में जमा किया गया तो 2020 में मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया गया एज अ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपको किन बिंदुओं पर सबसे अच्छे लगे, टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव होने चाहिए, पृथ्वी कुल एप्लीकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा 2020 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें किन पॉइंट्स को और ऐड करना चाहिए, तो इन सब विषयों पर इस आज के वेबिनार में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आप दोनों लोगों का थोड़ा परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हेमा जी हैं, हेमा आर्य जी। आप एमए पॉलिटिकल साइंस और डीएलएड आपने क्वालिफाई किया है। आप लगभग 6 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ी रीजन में है, तो आप उस पहाड़ में अंतिम गांव तक शिक्षा कैसे पहुंचे। आपका एक रूरल एरिया में आपका एक विद्यालय है जिसमें आप टेक्नोलॉजी का सब कुछ उपयोग करते हुए शिक्षा को निचले स्तर तक, निचले मतलब अंतिम स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगभग 6 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हेमा जी। और हमारे साथ मनोज भट्ट जी, आप डीएलएड हैं और लगभग 18 वर्ष से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं एज अ टीचर। आपने भिन्न भिन्न दायित्वों में प्राइमरी एजुकेशन को कैसे अच्छा हो सके, कैसे उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, उन सभी चीजों का आप बहुत पहले से उस पर कार्य कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों धन्यवाद लोग सर। नैनीताल के कुछ अलग अलग विद्यालयों में वेल रेपुटेटेड स्कूल्स में आईटी टीचर हैं और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के आप विद्या भारती उत्तराखंड के आईटी कोऑर्डिनेटर्स हैं। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। तो हेमा जी, मेरा पहला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आपसे यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपको कौन से बिंदु सबसे अच्छे लगे। हेमा जी। पहले सभी को मेरा नमस्कार। नई शिक्षा नीति की कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी। एक तो फर्स्ट हमारा जो रहा 5+3+3+4 जो 10+2 को हटाकर बना दिया गया है। इसमें पहले तो केवल 12 इयर्स की शिक्षा के लिए बच्चे के हम सरकार के द्वारा योजनाएं होती थी, लेकिन अब 15 इयर्स कर दिया है उसको। तो इसमें जो अब हमारा बेनिफिट है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन भैया बहनों को मिलेगी, वो बेस्ट है। और सेकंड पॉइंट में देखूंगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया गया है। प्रैक्टिकल नॉलेज से क्या होगा कि बच्चे करके ही जानेंगे। तो इस पे जो नॉलेज रखी गई है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो बेस्ट है। थर्ड है हमारा जो मार्क असाइनमेंट होते थे, मार्क्स दिया जाता था, तो मार्क्स पे ही हम भैया बहनों की जो भी उनका मूल्यांकन कर देते थे कि इतने नंबर आए तो पास हो गया, इतने नंबर आए तो ये फेल हो गया। इसके साथ साथ अब ये जोड़ दिया गया कि हम अपना सेल्फ असाइनमेंट वो करेंगे, अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे। तो भैया बहन अपना मूल्यांकन करेंगे उसमें, तो वो बेस्ट है। उन्हें भी नॉलेज आएगी कि हमें कितना समझ में आया। क्लास में फ्रेंडली होना, उसके साथ उन लोगों को जोड़ा गया है। मार्क्स मिलेंगे, रीडिंग वर्क करेंगे, उसके साथ आप अपना सेल्फ वो करेंगे मूल्यांकन। थर्ड पॉइंट था कि जो आपके साथ क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो लोग आपका भी मूल्यांकन करेंगे। और एट लास्ट में हमारे साथ टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो भी हम उन लोगों का, भैया बहनों का मूल्यांकन करेंगे। तो इन सबको मूल्यांकन के बाद ही आगे वो प्रमोटेड होगा, तो उससे क्या होगा, वो आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जी। सकते हैं। और जो एक फॉर्मूला ग्रेजुएशन पे आया है,
12th तक क्लास तक तो 5+3+3+4 ये ठीक हो गया। जो हमारा ग्रेजुएशन में आया है 5 इयर्स का है। 5 इयर्स तो पहले भी होता था हमारा, लेकिन अब क्या हो गया है कि ग्रेजुएशन हमारी 4 इयर्स की कर दी है। पहले ऐसा होता था कि अगर हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करा, बीए एमए एमएससी जो भी हम प्लेटफॉर्म चूज करते थे उसमें करते थे। लेकिन अब हमारे साथ क्या हो गया है, हमारे साथ 4 इयर्स का ही ग्रेजुएशन पार्ट रख दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ईयर में हम सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा मिल गया। थर्ड ईयर हमने कंप्लीट कर लिया अपने ग्रेजुएशन पार्ट का, तो डिग्री मिल जाती है, जिसके लिए हम जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा रिसर्च। रिसर्च अगर हमने कर लिया तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का ही करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट पार्ट है, और ये भी इसमें बेस्ट पार्ट है कि जिन लोगों की इंटर तक तो पढ़ाई कंटिन्यू रहती थी, लेकिन हमारा क्या होता था ग्रेजुएशन में आते आते गर्ल्स की ज्यादातर शादी हो जाती थी, कंप्लीट हुए शादी वादी हो जाती थी। तो उनका ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट ईयर में कहीं छूट गया या कहीं सेकेंड ईयर में छूट गया, तो अब उन्हें सेकेंड ईयर में अलग अलग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। तो इससे क्या होगा, आगे चल के वो थर्ड ईयर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल का या 2 साल का गैप हो गया तो अपना जी जी। मुझे इस नई शिक्षा नीति पे ये मुख्य बिंदु अच्छे लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, इस सेम प्रश्न पर आपके क्या व्यू हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किन बिंदुओं को आपको सबसे अच्छा लगा? जी मनोज जी। जी सर, मैं थोड़ा सा शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहूंगा। जी 34 साल बाद जो शिक्षा नीति आई है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, ये मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, क्योंकि इसमें हमारी मातृभाषा, मैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाता हूँ इसलिए प्राथमिक स्तर का थोड़ा ज्यादा वो दूंगा। तो जो सबसे अच्छा लगा मुझे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाना, ये सबसे अच्छा है इसका। और दूसरा, प्री एजुकेशन को इसमें रखा गया है। पहले प्री एजुकेशन नहीं थी, 6 साल से बच्चे को लिया जा रहा था, 6 से 18 वर्ष तक। अब 3 साल से लिया जा रहा है। जो ये बनाया गया है फॉर्मेट 5-3-3-4 का, वो बहुत अच्छा लगा है। और अगला है, जब बच्चा आगे 6 से ऊपर की शिक्षा ग्रहण करता है तो व्यावसायिक कर दिया गया है, पूर्ण रूप से व्यवसाय कर दिया गया। मतलब टेक्नीशियन कोर्स वो बचपन से ही सीखेगा तो कुछ न कुछ करेगा, मतलब व्यवसाय कर दिया गया है। व्यवसाय करने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा, सीधे सीधे टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है शिक्षा पे, यानी कि वो कंप्यूटर सीख सकता है। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, गोलापार गांव का इलाका है, तो कृषि के लिए अच्छे कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। तो इस प्रकार से 9th और 12th तक जो है वो सेमेस्टर शिक्षा कर दी गई है, सेमेस्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। और 10वीं बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, वो सबसे अच्छी बात है। अब 12वीं का बोर्ड होगा केवल, और बस इतनी सी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे लगे आपके बिंदु। और इन सभी जो भी आप पॉइंट्स देते हैं, इसके पूरे हम लगभग एक लंबी सीरीज कर रहे हैं, और ग्राउंड पर शिक्षा नीति को लोग क्या समझते हैं, क्या अंतिम गांव के स्कूलों में, हम बॉर्डर के क्षेत्र में भी अभी बात करने वाले हैं आगे अपने भिन्न भिन्न स्कूलों के टीचर्स से। और ये सभी पॉइंट्स जो भी आप बताएंगे पूरे वेबिनार में, इसको नोट करके हम एक कंप्लीट ड्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो इसी कड़ी में अगला प्रश्न ये है कि कोविड का समय अभी गया है मतलब लॉकडाउन खत्म होके अनलॉक के पीरियड चल रहे हैं, और इस समय में आपने असलियत में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है एजुकेशन में, कि लॉकडाउन के समय कैसे शिक्षा को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाएं। पर इसके साथ मेरा प्रश्न यह है कि आप लोग बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में के विद्यालय चल रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे हैं, तो कोविड के दौरान टेक्नोलॉजी को उपयोग करने में आपको किन बातों की समस्या आई? समस्या मतलब किन बातों का दिक्कत आई कि जिससे टेक्नोलॉजी हम मतलब नहीं पहुंच पाई विद्यालय तक? कुछ ऐसे बिंदु, हेमा जी। ऑनलाइन क्लासेस में यह है कि जो एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो सभी के साथ है,
दूर दराज इलाकों में ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। और ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जा रहे हैं जहाँ पे अभी ऑफलाइन भी दे रहे हैं, तो ये है कि टेक्नोलॉजी, उन्हें ज्ञान नहीं है टेक्नोलॉजी का। सर मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। अगर वो मतलब जी कि कहीं से पैसा वैसा इकट्ठा करके मोबाइल या मोबाइल अपने बच्चे को दिला दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से काम आ रहा है। उनके समझ में ये आता है कि बस मोबाइल पे काम आ रहा है। और उनका ये रहता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क वाले होते हैं, खेतों पे जाना होता है, तो सुबह निकले और शाम को वापस आना है, रिटर्न घर पे शाम को ही होना है। तो उस दौरान वो बच्चे को मोबाइल तो दे दे रहे हैं, लेकिन वो उस पे क्या कर रहा है उनको, उसकी पेरेंट्स को भी समझ। तो ये जी मुख्य समस्या है कि हम तो उस तक कंटेंट पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अपना बाप से उसे दिला दे रहे हैं मोबाइल, लेकिन भैया बहन उसका यूज किस तरह कर रहे हैं ये वह समझ नहीं। तो हमें एक ये परेशानी आई कि पेरेंट्स की सहभागिता थोड़ा कम दिख रही है सर। समझ रहा हूँ। तो आपने कहा कि एक तो इंटरनेट और दूसरा जी काइंड ऑफ ट्रेनिंग कह सकते हैं आप, कि ट्रेनिंग्स की और जरूरत रहेगी जी अगर हमें सर, फ्यूचर में पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को। ट्रेनिंग का, जी सर। और साथ में स्टूडेंट्स को भी कि एक्चुअल क्या यूज है। इन चीजों पे जी हमें काम करना पड़ेगा अगर, और हमें इसको सक्सेस की तरफ बढ़ाना है। श्री मनोज जी जी, आपका क्या अनुभव रहा, क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? जी सर, ऑनलाइन में ही अचानक आ गया हमारे पास कोई वो हमारा पास मतलब ट्रेनिंग नहीं करी, क्योंकि ये जो बीमारी आई कोविड-19, ये अचानक आ गई, वार्षिक परीक्षाएं भी नहीं करने दी। फिर भी हमारे टीचरों ने बहुत अच्छा काम किया, हम कह सकते हैं। पृथ्वी कुल के माध्यम से जो जो हमें निर्देश दिए गए, जैसे जैसे हमें निर्देश दिए गए, वैसे वैसे हमारे टीचरों ने बहुत अच्छा काम किया, और ट्रेनिंग थोड़ी सी और हो जाए तो और अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रही सर यहाँ, क्योंकि हमारा 20% इलाका ऐसा है कि नैनी वैली एक क्षेत्र है यहाँ, मतलब नैनी वैली क्या है, वो नंदौर वैली। नंदौर वैली पूरा बेल्ट जो है ये जंगल से घिरा हुआ है, जंगली जानवरों से घिरा हुआ है, तो 20% भाग में नेटवर्क नहीं दिया जाता है, तो वहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई इसकी। दूसरा, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं थे टेक्नोलॉजी के, जैसे ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप होता तो हम वहाँ नेटवर्क ले जा सकते थे, उसको कैसे ही कर लेते। स्कूल में भी ये जैसे स्मार्ट क्लास वगैरह वगैरह का अभाव रहा, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए, तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने ट्रेनिंग हो गया, दूसरा काइंड ऑफ इंटरनेट हो गया, और तीसरा रिसोर्सेस यानी एसेट्स, कि इनकी अगर कमी हटे तो हम इसमें अच्छा तो हमने किया ही है, हम और अच्छा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज। इसी कड़ी में अंतिम प्रश्न, कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंटेशन की, उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे अब उसका विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन होना है 2021 में हो या 22 में, जैसे भी सरकार उसकी योजना बनाती है। अब हम लोगों की कोशिश यह है कि जो हम एप्लीकेशन चलाते हैं पृथ्वी कुल वाली, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हमें क्या क्या एडिशन, क्या क्या और जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस जो अगला सत्र आने वाला है 2021 वाला, मार्च से, राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के जो जो भी विषय हैं और वो कैसे हम विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस पर हम अपनी एप्लीकेशन में वो सब चीजें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है, मैं किन किन बिंदुओं को उस ऐप में जोड़ना चाहिए, हिमा जी? जी सर, विद्या भारती ऐप बहुत ही बेस्ट है। सभी उसमें मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सभी कुछ आ रहा है, कि ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब के माध्यम से भी उसमें डाल रहे हैं। विभिन्न स्कूलों की हमें जानकारी मिल रही है कि उन्हें उसमें उन विद्यालयों में किस तरह से काम कराया जा रहा है, उससे भी हम सभी को हेल्प मिल रही है। अटेंडेंस का पेरेंट्स तक अटेंडेंस पहुंचाई जा रही है। प्रतिदिन हमारे विद्यालय में अटेंडेंस भैया बहनों की ऑनलाइन ही कराई जाती है। तो जी एक बेस्ट है, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप लोग उसमें न्यू एप्लीकेशन एक टीनेजर के लिए, सर जी टीनेजर के लिए अभी मैंने अपने स्कूल्स में एक प्रोग्राम सेट किया है कि हम संडे बहनों के लिए टीनेजर की क्लासेस वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जी तो उस पे मैं सोची हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पे भी काम किया जाए। वही मैं आपसे भी कहना है, एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी टीन एज पे,
क्योंकि आज की समस्या यह है कि जो गर्ल्स है सेफ, एक तरह से बोलेंगे सेफ तो है, लेकिन हर तौर पे नहीं है। कहीं पे आप देख रहे हैं आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि उन्हें हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो आगे जाकर अपनी पूरी लाइफ सेट कर सकें। उन्हें चाहे मोटिवेशन की क्लासेस दी जाए, अपनी अपनी शारीरिक या मानसिक तौर पे बढ़ोतरी पे, उन सब क्लासों को टीनेजर पे एक पॉइंट होना चाहिए, उसमें सभी विद्यालय को जोड़ के अपनी अपनी राय जरूर देनी चाहिए सर। मेरा एक सुझाव तो काइंड ऑफ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब काइंड ऑफ हम एक कोर्सेज ले सकते हैं या बना सकते हैं उस रिगार्डिंग, कुछ मतलब इनबिल्ट कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल रहे स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, तो निश्चित इस और हम निश्चित कार्य करेंगे। मनुज जी, क्या क्या सुझाव है आपके, क्या हमें ऐड करना चाहिए अभी और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए? जी सर, पिछले 5 वर्ष से मैं देख रहा हूँ पृथ्वी कुल का काम बहुत अच्छा है, और फिर भी परिवर्तन मांगता है, क्योंकि अपडेट करना पड़ता है हर समय अपने को शिक्षा में और टेक्नोलॉजी में। आगे की शिक्षा टेक्नोलॉजी मांगती है, तो हर विद्यालय में ई क्लासरूम अगर हो जाए मतलब वो सही रहेगा, और ई ऑफिस को जोड़ा जाए। काम चल रहा है उसमें, आप लोग करते भी हैं, सर लोग कर रहे हैं, तो उस दूसरा कोर्स करवाए जाए उसमें अलग अलग प्रकार के। और आगे का जो विषय है छोटी क्लासों का है, क्यों प्री प्राइमरी हमने जोड़ दिया है इसमें, नई शिक्षा नीति में जुड़ गया है, तो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए छोटी छोटी पोयम्स, राइम्स या व्यक्तित्व विकास के कुछ ऐसे कहानियां जो बिल्कुल पिक्चर पर आधारित हो। ये मतलब ज्यादा रुझान टेक्नोलॉजी से ज्यादा सीखता है बच्चा, हम सभी को पता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखने से बच्चा उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा देर तक आईक्यू ज्यादा देर मतलब पावरफुल हो जाती है उसकी, वो मतलब अच्छा सीख सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो मैं इतनी सी बात करना चाहूँ, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी काइंड ऑफ कोर्सेज हैं K-12 तक उसको ऐड करने की, लाइव लेक्चर्स लाने की, स्किल डेवलपमेंट कोर्स ऐड करने की, और कोशिश है इस सत्र से पहले हम सभी लोग मिलकर उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों लोगों ने अपने विषय, सुझाव, टेक्नोलॉजी में क्या क्या हमें बदलाव करना चाहिए शिक्षा नीति को देखते हुए रखा। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।